बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उस वाक़े पे जो कराची में रूनुमा और उसके बाद उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जीएचक्यू ने करवाई इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी के ऊपर फिर कुछ एक्शन लिए गए, कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई, और फिर उसके बाद इस पे कमेंट्स वगैरह आए। जो कमेंट्स आए उनमें सबसे अहम जो चीज़ मैं समझता हूँ जिसको ज़्यादा हवा दी जा रही है वो है मियां नवाज शरीफ साहब की ट्वीट जो उन्होंने लंदन से की, और उसमें उन्होंने इस पे शुकूक व शुबहात का इजहार किया कि जनाब ये जो जूनियर लेवल के लोग हैं उनको बनाया गया है निशाना, जबकि सीनियर लेवल के लोगों को बचा लिया गया है। और ये भी साथ कहा गया कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और जो मियां साहब के हमायती और बाज़ जो हमेशा से करप्ट लोगों की हमायत करते चले आ रहे हैं, वो मीडिया में भी या कमेंट एनालिस्ट भी मौजूद हैं, सो उन्होंने कहना शुरू किया कि मियां साहब ने रिजेक्ट करके इस रिपोर्ट को अपना बदला चुका दिया है उस रिजेक्ट का जो जनरल आसिफ गफूर ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी के ऊपर किया था। हालांकि वो रिजेक्शन जो थी वो उन्होंने बाद में वापस ले ली, लेकिन बारसूरत इसको रंग ये दिया जा रहा है कि मियां साहब की रिजेक्शन जो है ये टिट फॉर टैट एक अदले का बदला है। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना इस चीज़ का जायज़ा लिया जाए कि दोनों रिजेक्शन क्या बराबर थी, और दोनों रिजेक्शन जो हैं वो वाकई एक दूसरे के मुकाबले खड़ी की जा सकती हैं। उनको एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करने के लिए तीन पहलू हैं जिन पे सोच विचार करनी होगी या बात करनी होगी। उनमें पहला पहलू है इंतज़ामी, यानी हुकूमत का इंतज़ाम जिस तरह चलता है, इंतज़ामी मामलात के तहत आप चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। इशू आ गया, आपका मसला आ गया, तनाज़ा आ गया, उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो क्या दुरुस्त है, और उसमें मियां साहब की रिजेक्शन किस हद तक दुरुस्त है। दूसरा इशू आ जाता है असूल। असूल ये है कि आप किसी भी मामले को जब जज करते हैं तो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे आप फैसले करते हैं, असूलों की बुनियाद पे फैसले करते हैं, कवानीन की रोशनी में फैसले करते हैं। सो ये असूल हैं बुनियादी जो गाइड करते हैं आपको कि आपने कवानीन की रोशनी में सही फैसला करना है। और तीसरा फिर उसका पहलू है इखलाकी, कि इखलाकियात के नुक्ता निगाह से दोनों फैसले, दोनों रिजेक्शंस ये कहाँ खड़ी हैं, इनको भी आपस में मुआवजा करके देखना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि रिजेक्शन अदले का बदला था, या ये ढोंग था, या ये गलतफहमी है, या एक तमाशा खड़ा किया गया है क्या। मतलब आवाम को ज़रा सही डायरेक्शन दी जाए, बजाय इसके कि सिर्फ इसको कि जी बदला उतार दिया आप ये कह के तो आवाम के जहनों में एक गलत तासुर पैदा करें, वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं। मैं इस पे मज़ीद तजिया करने से पहले एक बात वाज़े कर दूं कि ये जो इंक्वायरी है इसमें एक चीज़ वाज़े मौजूद है और साबित है कि कोई अबडक्शन नहीं हुई, यानी किसी को अगवा नहीं किया गया। और अगवा अगर करने का कोई वाक़या होता तो आईजी का जो घर है जहाँ से वो गए वो बहुत ही एक महफूज किले की तरह है। वहाँ क्लोज सर्किट टेलीविज़न और कैमरे लगे हुए हैं, लिहाजा वो कैमरे की पिक्चर्स, कैमरे की फोटोग्राफ्स मौजूद हो सकती हैं। अगर वीडियो होती तो बिल्कुल वाज़े पता लग जाता, लेकिन वीडियो कुछ और कहानी बता रही हैं। इसी तरह वहाँ पे बहुत मजबूत किस्म की गार्ड सिक्योरिटी खड़ी होती है। अगर गार्ड के साथ कोई खींचातानी हुई होती, नेचुरली अगर ज़बरदस्ती आईजी साहब को ले जाया गया था तो आईजी साहब को ज़बरदस्ती ले जाते हुए उनकी गार्ड के लोग भी देखते तो वो मज़ामत करते। सो वो भी कोई उसके शवाहद नहीं थे। और तीसरी जो चीज़ है वो जिसकी गवाही मौजूद है, सारे लोगों ने देखा कि आईजी साहब खुद तशरीफ लाए घर से अंदर से बाहर, और फिर आके अपनी गाड़ी में, यानी अपनी गाड़ी में बाहर तशरीफ लाए। फिर उनकी गार्ड बाहर थी, वो गार्ड उनकी सारी उनके साथ रवाना हुई। वो अपने गार्ड के हिफाजत में वहाँ से गए और जाके सेक्टर कमांडर के ऑफिस में जाके बातचीत हुई, वहाँ मामला तय हुए, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। और फिर उसकी बुनियाद पे एफआईआर वगैरह दर्ज हुई, वहीं उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, फिर वापस आए। सेक्टर कमांडर के ऑफिस में उस वक्त डीआईजी मौजूद थे,
और वहां पे साथ उनके प्रोसिक्यूटर जनरल, जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूटर हैं, वो भी मौजूद थे। और प्रोसिक्यूटर उनको बता रहे थे कि कानूनन ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जबकि डीआईजी साहब ये कह रहे थे कि जब तक आईजी साहब मुझे ये नहीं कहते, इजाजत देते, हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको सियासी तौर पे ऊपर से हुक्म दिया गया हुआ था कि आप ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। लिहाजा वो रिलक्टेंट थे, लेकिन जब आईजी साहब को प्रोसिक्यूटर जनरल ने कायल किया तो फिर उन्होंने की। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत भी है कि ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने ही एफआईआर दर्ज करवाई। उनको लाजमी बात है रेंजर्स ने कहा होगा। तो ये जो अगले दिन जब जमानत का किस्सा आया कैप्टन सफदर का, तो उस जमानत करवाने के लिए भी हुकूमत की तरफ से प्रोसिक्यूटर जो वहां पे अपीयर हुए, प्रोसिक्यूटर जनरल, तो उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने कहा ये कानून के मुताबिक है जो एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा जमानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरसूरत अदालत ने जमानत ले ली। सो एक तो ये वाकया जिससे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि कोई भी एबडक्शन नहीं थी, अगवा नहीं हुआ। दूसरा जो पहलू है उसका देखने का, वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान का क्या ताल्लुक था। रेंजर्स जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वजारत दाखिला के ट्रुप्स हैं। ये पाकिस्तान आर्मी अपने ऑफिसर्स को सेकंडमेंट पे दे देती है सिविल को, और वो सिविल गवर्नमेंट से तनख्वाह भी लेते हैं और उन्हीं के अहकामात पे, वजारत दाखिला के अहकामात पे काम करते हैं। उस वक्त के बाद से वो वजारत दाखिला के लोग कहलाते हैं। इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के तहत आते हैं, आईएसआई प्राइम मिनिस्टर के मातहत है। और जो लोग वहाँ पे हैं मौजूद, वो सिविल गवर्नमेंट की, वहीं पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसकी मदद के लिए रखे गए हैं और उनका बड़ा करीबी तावन रहता है। लिहाजा दिन में कई दफ़ा आईजी और रेंजर्स के लोगों की मुलाकात होती है, मीटिंग्स होती है, और ये एक रूटीन का मसला है कि मीटिंग होती रहती हैं। और वो इसलिए होती रहती है कि दोनों का मकसद एक ही है, दोनों ही सूबाई हुकूमत के तहत काम करते हैं और दोनों का ही मकसद होता है कि कराची में अमन अमान कायम करने के लिए एक तावन कायम रहे। लिहाजा ये मिलजुल के एक दूसरे के साथ काम करके चलाते हैं। लिहाजा आईजी की मीटिंग होना सेक्टर कमांडर के ऑफिस में या कहीं, ये कोई अचंबा, कोई अजूबा, कोई नया किस्सा नहीं था कि जनाब ये मीटिंग हो गई तो बड़ा तूफान आ गया। वो तो तूफान आता ही रहता है, रोजाना मीटिंग होती थी। अब चीज यह है कि अगर आईजी साहब को कोई शिकायत थी, कोई मसला हुआ, शिकायत हुई, तो वो शिकायत जो है वो चीफ मिनिस्टर को भेज सकते थे। चीफ मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखते कि जनाब यहाँ पे जो आपने ट्रुप्स भेजे हुए हैं उनमें ये मसला आया, हमें आप इसकी तहकीक करें। वो हो सकता है कि वो खुद तहकीक की बजाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से रिपोर्ट मांग लेते कि जी आप हमें रिपोर्ट दे दें, या वजारत दाखिला खुद इंक्वायरी करती और उसकी रिपोर्ट आती और वो रिपोर्ट फिर जीएचक्यू में जाती। क्योंकि बिल आखिर ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनको सिविल से वापस आर्मी में ही, जीएचक्यू में ही भेजा जाता। और जो डिसिप्लिनरी एक्शन है या सजा जजा का किस्सा है वो आगे जीएचक्यू में ही सेटल होना था। उनको वहां से वापस रिवर्ट करने का काम सिविल कर देती और ये फिर वापस आ गए। और अब भी जब जीएचक्यू ने, जब आर्मी ने कहा है कि ये वापस जीएचक्यू आए, तो इनके ऑर्डर सिविल गवर्नमेंट ही यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही इशू करेगी। और उधर से जो आईएसआई के लोग हैं उनके ऑर्डर जो हैं वो वहां से जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से, जो कि प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करता है, वहां से ऑर्डर उनको निकलेंगे। तो ये है इसकी टेक्निकल सूरत और बैकग्राउंड। अब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे दरमियान में आ गया? बिलावल ने या सिंध गवर्नमेंट ने इसको पहले तो एक सियासी रंग दिया और एक कोराम खड़ा कर दिया। बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब मैं तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डायरेक्ट अपील की कि आप इंटरवीन करें, इसकी इंक्वायरी करें। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह सोचते हुए कि बिलाखिर इन लोगों को जीएचक्यू ही आके ला के यहां पे सजा दी जाएगी, तो बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल तमाशा बने, बजाय इसके कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाए, इसकी इंक्वायरी मैं ऑर्डर कर देता हूं। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल किस्सा बनाया गया इनकी तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो इसलिए मुनासिब नहीं था कि हमारी जो पुलिस है वो और आर्मी, ये दोनों चूंकि सिक्योरिटी के अदारे हैं, इनके अंदर आपस में काफ़ी कोऑर्डिनेशन मौजूद है मुख्तलिफ सतहों पे, और इनके आपस में झगड़े और मसाइल भी होते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले मोटरवे पे भी हुआ था, मारपीट भी हुई।
बाद औक़ात होता है कि आर्मी का कोई ऑफिसर जा रहा है, पुलिस कांस्टेबल ने रोका, उसने बुरा मनाया या उसने बदतमीजी की, लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो अमूमन इसकी हम जॉइंट इंक्वायरी कर लेते हैं, दोनों अदारे मिलके इसकी इंक्वायरी करके, और दोनों अदारे एक दूसरे को तामन करते हैं, शक्कू को शुबा दूर करके बिलउमूम अपने अपने लोगों को सजाएं देते हैं, जिसका भी जितना कसूर होता है। कभी भी इन दोनों अदारों में से किसी ने यह कोशिश नहीं की कि अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लिहाजा ये काम वहां भी हो सकता था कि दोनों अदारे मिलकर ये इंक्वायरी कर लेते, लेकिन उसकी बजाय ये लेवल बढ़ा दी गई, बिलावल के कहने पे ये इंक्वायरी इस तरह हुई। अब आप देखिए कि इसका अब जायजा ले लेते हैं, वाकयात हमें समय लग गए, पर्सपेक्टिव समय लग गया। अब देखने की बात यह है कि मियाँ साहब के रिजेक्शन और जो आसिफ गफूर ने रिजेक्शन की थी उसमें क्या ममासलत है कोई या नहीं। पहली बात तो यह कि मियाँ साहब इसमें पार्टी नहीं है। ये किस्सा सिंध गवर्नमेंट का था और सिंध गवर्नमेंट और लेट्स से कि सिंध गवर्नमेंट ने आर्मी को इन्वॉल्व कर लिया, वरना वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को इन्वॉल्व करते। अब इस इंक्वायरी पे सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम मुतमईन हैं। क्यों? कि इंक्वायरी को बाहर लाने से पहले, अवाम को बताने से पहले, इंक्वायरी जो है वो सिंध गवर्नमेंट को भी दी गई, आईजी पुलिस को भी दी गई, और इन सब ने इस पे इत्तफाक किया कि वाकई जो हालात और वाकयात इसमें दर्ज हैं वो दुरुस्त हैं और जो एक्शन बताया जा रहा है वो भी दुरुस्त है। आपने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। अब मियाँ साहब तीसरी जगह से निकल के रिजेक्टेड। भाई आपका ताल्लुक क्या है? आईजी का जो मसला था वो एक इंतजामी मसला था, वो वहां के साथ उनका ताल्लुक था, सिंध गवर्नमेंट के साथ। सिंध गवर्नमेंट ने और आईजी ने तो इसको सराह दिया। फिर आप इसका जो कानूनी पहलू है वो देख लें। ये आप कह रहे हैं जनाब कि किसी सीनियर को बचाने की कोशिश की गई, जीएचक्यू तो इसमें आता ही नहीं। ऑर्डर्स जो हैं वो वहां पे प्रिंसिपल गवर्नमेंट, डीजी रेंजर या वो सेक्टर कमांडर वगैरह जो है वहां पे वो देते हैं। अगर किसी ने ऊपर से कह भी दिया कि आप एफआईआर दर्ज करा दें, तो दर्ज कराने के लिए अगर नीचे किसी ने कोई खींचातानी की है या कोई बदतमीजी की है तो वो तो एग्जीक्यूशन करने वाले का फेल आ गया। सो उसमें कानूनन जीएचक्यू वगैरह कहीं मुलव्वस नहीं है। लिहाजा मियाँ साहब का बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के ये कह देना कि जनाब ये हम रिजेक्ट करते हैं, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। अब आप बस इसके इखलाकी पहलू पे आ जाएं। मियाँ साहब का जिस चीज से ताल्लुक है वो है जो उनके दामाद ने एक इंतहाई फजूल और घटिया हरकत की कि जाके जूतों समेत अंदर कूद के कब्र के पास गया, जालियां फलांग के, और वहां नारे लगाने शुरू किए और अपनी बेगम को मादरे मिल्लत करार दे दिया। शर्म तो इस पे आनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आप एक इखलाकी पहलू को देख के तो कौम से माजरत करें, आप इस इश्यू को किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। असल झगड़ा आईजी वाला तो नहीं था। जो इस चीज का महवर, जो बुनियाद है, जो इसकी जड़ है इस सारे मसले की, वो तो सफदर का एक्शन है जिस पे आपको शर्मसार होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं हुए। तो ये आपकी रिजेक्शन कहीं भी तीनों पहलुओं पे कहीं किसी मयार पे नहीं उतरती। अब आप आसिफ गफूर की बात कर लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी का मसला, और ये हुआ दरमियान जीएचक्यू ने टेकअप किया क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी और डायरेक्ट आर्मी के ऊपर इल्जाम लगा, लीकेज हुई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से। सो ये दो पार्टियां हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जीएचक्यू। अब इसमें जीएचक्यू ने अपनी तसल्ली करनी, और यही प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहता भी है कि जी हम जीएचक्यू को इंक्वायरी भेज रहे हैं, जीएचक्यू से उसके ऊपर कमेंट ही है। सो इस लिहाज से जीएचक्यू अगर कोई उस पर कमेंट देता है तो वो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि वो पार्टी है उसमें। अब इसका इंतजामी पहलू देख लीजिए। इंतजामी पहलू ये है कि आपने एक इंक्वायरी ऑर्डर करके तो असल मुजरम तक पहुंचना है। आप प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, आर्मी आपको इज्जत देती है, एहतराम देती है, बजाय इसके कि आईएसआई ये इन्वेस्टिगेशन करे, वो आपसे गुजारिश करते हैं कि जनाब आप वजीर आजम हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप मेहरबानी करके खुद अपने ऑफिस में इसकी इंक्वायरी करवा के
तो मुजरमों तक पहुंचें और हमें बताएं कि कौन मुजरम है, ताकि उनके खिलाफ एक्शन किया जा सके। लेकिन आपने क्या किया? आपने सही मानों में आई वॉश आपने किया। आपने अपने चेले चांटे लगा के उनसे एक इंक्वायरी करवाई और उसका उन्होंने जवाब यह दिया कि जनाब हमने सारी इंक्वायरी करके देख ली, हमें नहीं पता चला कि किसने ये काम किया। अलबत्ता ये 2-3 लोग हैं जिनका लगता है कि इन्होंने कोताही की, अगर ये चाहते तो इस तरह की बात रोक सकते थे। ये इंक्वायरी ने कहा। इंक्वायरी ने कहा कि ये जो रोक सकते थे लोग, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने क्या किया? इंतजामी मामलात में आपने जाके जीएचक्यू को यह कहना शुरू किया कि हमने परवेज रशीद साहब के खिलाफ एक्शन कर लिया हुआ है, लिहाजा बाकियों के खिलाफ अब एक्शन करने की जरूरत नहीं। जीएचक्यू का यह मौकफ था कि फिर इंक्वायरी करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि परवेज रशीद साहब के खिलाफ तो आपने एक्शन इंक्वायरी से पहले कर लिया था। अब इंक्वायरी हो गई तो इंक्वायरी के नतीजे में कम से कम इतना तो हो कि जिन लोगों पे चने असल मुजरिम आपने नहीं बताने, हमें ना बताएं, लेकिन जिन्होंने कोताही की उनके खिलाफ एक्शन तो इंक्वायरी कह रही है, अब वो तो करें। आपने वो भी नहीं किया। लिहाजा जब जीएचक्यू में आप वादा कर रहे हैं कि अच्छा इनके खिलाफ भी एक्शन कर लेते हैं, और जब नहीं किया तो फिर जीएचक्यू में एक रिजेक्शन का एलिमेंट मौजूद था, क्योंकि वो तो पार्टी थे इस झगड़े के। अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला और एक इंतजामी मसला, आप इसका मुवाजना करें कि दोनों में कोई मुमासिलत है कि आईजी पुलिस वाला एक इंतजामी मसला और ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला। अब इखलाकी पहलू इसका यह है कि मियां साहब इसमें भी अपने मफादात को एक तरफ रख के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पूरी तहकीकात करते और असल मुजरमों तक पहुंचने की कोशिश करते, जो उन्होंने नहीं की। क्योंकि उन्होंने वैसे तो अखबार में स्टेटमेंट इससे पहले दे दी थी कि ये जो बात कही गई है ये गलत है, ये अखबार में जो छपवाई गई है ये बात गलत है, और अगर गलत है तो फिर जिसने छपवाई है जो कुछ हुआ वो मुजरमों तक पहुंचना जरूरी था। लेकिन इखलाकियात अपनी जगह पे, आपने वो नहीं किया। लिहाजा फौज में एक फ्रस्ट्रेशन मौजूद थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कोर कमांडर उसको जवाबदेह होता है, वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन के देखें, ना तो आपने असल मुजरम पकड़े, इंक्वायरी आपने आई वॉश कर दी, और इंक्वायरी ने भी जिस किसी को थोड़ा बहुत इल्जाम दिया कि जनाब ये इन्होंने कोताही की, आप उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं कर रहे, तो रिजेक्शन आ गई। अब रिजेक्शन में गलती क्या थी? इखलाकी एतबार से रिजेक्शन दुरुस्त है, और वैसे भी असूली एतबार से रिजेक्शन दुरुस्त है, क्योंकि जो पार्टी है वो, उसको आपने दिया क्या? जो एग्रीड पार्टी है उसको तो आपने जलील करके रख दिया। तो सिर्फ एक इंतजामी मसला था कि यह मुनासिब नहीं कि एक मातहत अदारा अपने सीनियर अदारे को या प्राइम मिनिस्टर को रिजेक्शन करे, बावजूद इसके कि उन्होंने गैर अखलाकी काम किया, गैर कानूनी काम किया, या ये कह लीजिए कि मुल्क के मफाद के मुनाफी काम किया। उसके बावजूद एक असूली इंतजामी मसला ज़रूर था कि आसिफ गफूर साहब को रिजेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने ये ट्वीट वापस ले ली। अब ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूं कि आप देख के ये सुन के, मेरी बात और तजिया सुन के ये बताइए कि क्या दोनों रिजेक्शंस का कोई आपस में मवाजना है, और ये जो करप्ट माफिया के सपोर्टर्स हैं कम से कम उनको तो पैगाम दे दें कि भाई एक रिजेक्शन ना कानून की बुनियाद पे पूरी उतरती है, ना इखलाक की बुनियाद पे पूरी उतरती है, और ना किसी असूल की बुनियाद पे पूरी उतरती है, और एक रिजेक्शन है वो कानून और इखलाक की बुनियाद पे तो पूरी उतरती है, लेकिन असूली बुनियादों पे आपको प्राइम मिनिस्टर को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।